हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो हिंदू लॉ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो सारे हम एक एक करके कवर करने वाले हैं। मेरे आने वाली वीडियोस में आपको हर एक टॉपिक जो है वो डिटेल में मिल जाएगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट को शुरू किया था और उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या बनती है, मतलब जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो किन किन लोगों के ऊपर अप्लाई किया जाता है, हिंदू की डेफिनेशन में कौन कौन लोग जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं, उसके बारे में हमने समझा था। तो किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है, किसी को जानना है, ज़रूरत है, तो वो जाके मेरे चैनल पे भी देख सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आज मैं शुरू करने वाली हूँ नेक्स्ट टॉपिक। मैंने पहले भी कहा था कि मैं एक्ट में से सेक्शन वाइज ही आपको जो है वो सारे प्रोविजंस कवर करूंगी। उसका रीज़न ये है कि मैं कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऐसा जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों तक पहुंचना चाहिए वो छूट ना जाए। दूसरी बात यह है कि अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई पढ़ना चाहता है, कोई टॉपिक समझना चाहता है, तो उनके लिए भी ईजी हो, तभी मैं पार्ट वाइज जो है वो वीडियोज़ लेकर आ रही हूँ। और बाकी जो मेरा मेन पर्पस होता है अपनी वीडियोस उन लोगों तक पहुंचाना जिनका बेसिकली लीगल बैकग्राउंड कुछ नहीं है, मतलब जिनको लीगल लॉ की कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर जो लॉज आप लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, जरूरत पड़ने पे आप कोर्ट जाते हो, कोई आपको बेवकूफ ना बना दे, आपको एटलीस्ट इतना पता हो कि सही डायरेक्शन में जा रहे हो। इसलिए थोड़ी सी बेसिक सी लीगल नॉलेज जो है वो आप तक पहुंचनी चाहिए। इसीलिए मैं बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में आप तक जो है वो हर एक टॉपिक को लाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करती हूँ और आज का टॉपिक है सेक्शन 5 हम शुरू करेंगे, जिसमें है कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज। हिंदू मैरिज एक्ट शुरू किया है। जो लोग हिंदू हैं, मतलब जो इस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, उन्हीं लोगों की शादियां जब होती हैं, मतलब कि लड़का भी हिंदू है, लड़की भी हिंदू है। अगर लड़का किसी और रिलीजन से है, लड़की किसी और रिलीजन से है, या लड़की हिंदू है, लड़का मुस्लिम है, तब उनके ऊपर ये हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब उनकी शादी इस एक्ट के अंडर जो है वो रजिस्टर नहीं होती है। तो बेसिकली 5 ऐसी कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होंगी तभी आपकी शादी एक वैलिड शादी मानी जाएगी। तो कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सब तो फर्स्ट कंडीशन इज नाइदर पार्टी हैज अ लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज। मतलब कि जिस टाइम पे वो शादी करने जा रहे हैं उनका जो पहले से कोई ऐसा स्पाउस ना हो जो कि जिंदा है और उसके साथ ना तो उनका डिवोर्स हुआ है ना उसकी डेथ हुई है। तो ये सबसे बड़ी मेन कंडीशन है कि भैया आपका पहले से कोई स्पाउस नहीं होना चाहिए। बहुत बार आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत से ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपने देखा होगा कि दो वाइफ है, खुशी खुशी रह रही हैं, एक हस्बैंड है ना, अपनी लाइफ जर्नी आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कैसे वो रहते हैं कैसे नहीं रहते हैं। आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि उन्होंने शादी आपको वो दिखाते हैं कि हम दोनों मैरिड हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो उनकी सेकंड मैरिज है, मतलब जो सेकंड वाइफ होगी उसके साथ जो शादी करी होगी वो कभी भी वैलिड मैरिज नहीं होगी। मतलब कि अगर फर्स्ट वाइफ चाहेगी तो कभी भी केस कर सकती है अपने हस्बैंड के ऊपर। जो सेकंड मैरिज है वो कभी भी वैलिड मैरिज नहीं होती है अगर वो दोनों हिंदू हैं तो। और उनकी मैरिज कभी रजिस्टर भी नहीं हो सकती क्योंकि ऑलरेडी एक वाइफ है जो आपकी लिविंग आपके साथ रह रही है, जो जिंदा भी है, जिसके साथ डिवोर्स भी नहीं हुआ है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा वो दिखाते हैं, बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, देखिए बेशक वो साथ में इकट्ठे बहुत खुशी खुशी रह रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, इसलिए लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और एक अपनी अंडरस्टैंडिंग पे वो जो दोनों वाइफ हैं वो रह रही हैं। अगर बात करें हम लीगल फैक्ट्स की तो उनकी जो सेकंड मैरिज है वो वैलिड नहीं है, बेशक जो फर्स्ट वाइफ है उसने अपनी कंसेंट ही क्यों ना दी हो। अब कंसेंट चाहे वर्बली है चाहे रिटन में है फिर भी वो एप्लीकेबल नहीं होती है। जो कंसेंट है वो मानी ही नहीं जाती कि जो वाइफ है वो अपनी कंसेंट के साथ बोल रही है अपने हस्बैंड को कि वो शादी कर सकता है। ये हिंदू लॉज की मैं बात कर रही हूँ। किसी और लॉ में हो सकता है कि उनको ये इजाजत है, जैसे मुस्लिम शादियां होती हैं उसमें एक से ज्यादा शादियां की जाती हैं। और वैसे हो सकता है कि कोई ऐसा बहुत ही ज्यादा कोई बैकवर्ड इलाका है जहाँ पे अभी भी ये रिवाज चलते आ रहे हैं कि एक से ज्यादा बीवियां हैं, एक ही पति 2 या 3 बीवियों से शादी कर रहा है। वो अगर उनके लॉन्ग टाइम से कस्टम्स या उनके ऐसे यूसेज चलते आ रहे हैं तो वो एक अलग बात है, उनका कस्टम उनको अलाउ कर रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन वो चीजें बहुत पीढ़ियों से चलती आ रही हैं इसीलिए उस चीज को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल हिंदू जो मैरिज होती है
जहाँ पे कोई स्केड्यूल ट्राइब वाली बात नहीं है, कस्टम्स वाली वो की बात नहीं है, वहाँ पे आप एक शादी के बाद दूसरी शादी नहीं कर सकते जब तक आपका स्पाउस जिंदा है या उससे आपका डिवोर्स नहीं हुआ है। तो ये मेन कंडीशन है। और अब अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, सेकंड पॉइंट में 3 आगे सब पॉइंट्स हैं। उसमें सबसे पहला है कि देखिए, जो जिस पर्सन के साथ आपकी शादी हो रही है या घर वाले करवा रहे हैं, आप कर रहे हो, आपको नहीं पता कि वो पर्सन जो है वो अनसाउंड माइंड है या फिर वो एक वैलिड कंसेंट देने के लायक नहीं है। मतलब कि उस पर्सन को शादी करने के लिए बोला जा रहा है, उसको नहीं पता वो किस चीज के लिए हाँ कर रहा है या उसके साथ क्या हो रहा है, उसको उस चीज का नहीं पता। अगर वो वैलिड कंसेंट देने के लायक नहीं है, तब भी वो शादी जो है वो इनवैलिड ही मानी जाएगी। मतलब उस पर्सन को नहीं पता कि उसने शादी करी है या क्या किया है, उस बात का उसको पता ही नहीं कि वो शादी जैसी क्या चीज होती है। मतलब वो वैलिड कंसेंट देने के लायक ही नहीं है अपनी किसी भी चीज को लेके, तो वो अनसाउंड माइंड है। सेकंड सब पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकंड सब पॉइंट है कि वो जो पर्सन है जिसके साथ शादी कराई जा रही है, जिसके साथ शादी हो रही है, वो सफर कर रहा है किसी ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से कि वो अनफिट है शादी के लिए, और वो बच्चे भी नहीं आगे पैदा कर सकता। मतलब कि उसको ऐसी कोई अंदर से प्रॉब्लम भी है कि वो बच्चे पैदा करने लायक भी नहीं है। मतलब कि जो भी शादी हस्बैंड वाइफ जैसे रहते हैं उस चीज का उसको कुछ भी नहीं पता। तो उस कंडीशन में भी शादी जो हो कराई जाती है वो इनवैलिड होती है। पहली बात है कि वो शादी करने के लिए कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो शादी होती ही नहीं है पहले तो। और अगर कोई जबरदस्ती करवाता है तो वो शादी इनवैलिड शादी ही मानी जाती है। और जो थर्ड सब पॉइंट है इस पॉइंट का, कि उसको अगर किसी एक पार्टी को ऐसे थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो है वो इंसेनिटी के अटैक्स, पागलपन के दौरे अगर पड़ते हो, तब भी वो शादी के लिए फिट नहीं है, तब भी वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता है एक वैलिड शादी के लिए। तो ये तीनों सब पॉइंट से आप एक क्रक्स निकाल सकते हो कि जो पर्सन माइंड से उतना स्ट्रांग नहीं है, जिसको नहीं पता है शादी का क्या मायने हैं, अगर उस पर्सन की शादी करवाते हैं तो वो शादी वैलिड नहीं होती है, क्योंकि उसने कंसेंट वो अपनी मर्जी से नहीं दी है, जबरदस्ती आप नहीं करवा सकते हो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है हर एक किसी को पता होना चाहिए जब भी ऐसी शादी वाली कोई बात आती है। थर्ड मेन पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड मेन पॉइंट है एज को लेके। मतलब कि लड़की की 18 साल की एज कंप्लीट होनी चाहिए, लड़के की 21 ईयर्स की एज कंप्लीट होनी चाहिए, तभी उनकी शादी जो है वो एक वैलिड शादी मानी जाती है। अदरवाइज वो एक वॉइडेबल मैरिजेस में काउंट की जाती है। वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस को लेके ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका भी लगा दूंगी, आप देख सकते हो। आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इस चीज से। बहुत जरूरी है कि लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि कब आपकी शादी एक वॉइड मैरिज मानी जाती है, कब आपकी शादी एक वॉइडेबल मैरिज मानी जाती है। आगे आने वाली वीडियो में फिर से मैं डिस्कस करूंगी इस चीज को लेकर, क्योंकि सेक्शन वाइज वो भी एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो आने वाला है आगे। लेकिन अभी के लिए आपको बता दूं कि वॉइड मतलब इस वीडियो के रेफरेंस से थोड़ा सा अगर क्लियर कर दूं, वॉइड मतलब कि शुरू से ही नल एंड वॉइड, जो शादियां बिल्कुल ही गलत हैं, इलीगल हैं, उनको हम वॉइड मैरिज कहते हैं। वॉइडेबल मैरिज होती है कि वो नल एंड वॉइड तो नहीं है, लेकिन एक टाइम पे अगर आपको लगता है आगे जाके जब आप उस मेच्योरिटी एज में आ जाते हो या उस लीगल कैपेसिटी में आ जाते हो, तो आप उस शादी को खत्म भी कर सकते हो। आप उस शादी को जो है वो आप एक डिक्री जो है वो कोर्ट से ले सकते हो कि वो शादी जो है वो गलत थी, लेकिन अगर आप चाहो तो उसके बाद उसको कंटिन्यू करके उस शादी को वैलिड शादी भी बना सकते हो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बहुत डिटेल में समझना है तो प्लीज आप वो वीडियो देख सकते हो। अब अगर हम बात करें फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट की, तो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट काइंड ऑफ सिमिलर पॉइंट्स हैं, सेम सेम से हैं। बात सिर्फ इतनी है समझने वाली, फोर्थ पॉइंट में बोला गया है कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी नहीं होनी चाहिए, और जो आपका फिफ्थ पॉइंट है वो कहता है कि स्पिंडर रिलेशनशिप में आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों ही चीजें बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझने वाली हैं। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जो होते हैं ये पूरी एक लिस्ट है जो आपको मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगी। उसी तरह से स्पिंडर रिलेशनशिप किस तरह से चलते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का और आपके स्पिंडर रिलेशनशिप का, ये बहुत डिटेल में समझने वाली जरूरत है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली कंडीशंस फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। मोस्ट प्रॉब्ली टॉपिक यही है स्पिंडर और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स को लेके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बाय बाय।